नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इंटरव्यू पढ़ने के बाद भूख उठती एक बीज अंकुरन के लिए छटपटाता। कितने दिव्य लगते हैं चयनित सफल चेहरे। अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने को अधिकार, विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता व्यक्तित्व मजबूत बनाते हैं। काश माँ समझ पाती कि मुझे पूरी शक्ति से खुद को आजमा कर अपने हिस्से का आकाश नापना है। काश बाबा समझ पाते कि शादी जीवन का उद्देश्य नहीं, एक सुखद घटना मात्र है, जो दो लोगों के बीच कनेक्शन फील होने पर ही घटित होनी चाहिए। बाबा ने मुनाफे की सौदेबाजी कर रिश्ता ढूंढ भी लिया तो मैं उस परिवार और लड़के का सम्मान नहीं कर पाऊंगी। धनिका और अर्चना दीदी इत्तेफाक ऐसे घरों में गई जहां डिमांड नहीं थी। जो परिवार मुझे प्रवेश देने के लिए पैसा वसूल रहा है, वहां कैसे खुद रह पाऊंगी। शायद वे सोचते ही कि लड़की को सब भुलाकर उनका सम्मान करना, खुश रहना सीखना ही होगा। लगभग हर रोज लड़के वालों का पोस्ट करने तस्वीर और कुंडली वाले नए लिफाफे डाइनिंग टेबल पर रखे होते हैं। बाबा को लिफाफों में रसीदी टिकट चिपकता देख श्रद्धा भगवान से मानती कि कहीं भी शादी तय हो जाए। फोन पर बाबा की चापलूसी भरी आवाज में याचना होती है, जैसे मेरी बेटी को स्वीकारने का उपकार करे। बाबा को इतना निरीह देखना मानसिक यातना थी। श्रद्धा सोचने लगी, हाँ, मुझसे शादी करने वाले के ऊपर मैं आर्थिक बोझ ही रहूंगी तो वो लड़का मुझ और मेरे बाबा पर उपकार ही कर रहा है। बाबा जब फोन पर लड़के वालों से बात कर रहे होते तो श्रद्धा के कान उधर ही होते हैं। जी अवस्थी साहब जी, मेरी दोनों बड़ी बिटिया प्रतिष्ठित परिवारों में गई है। बड़े दामाद मेरठ में ग्रामीण बैंक में है और दूसरे नंबर के नागपुर में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। बाबा की अवस्थी जी से बात खत्म हुई। रिसीवर रखते ही बाबा डायरी से दूसरा फोन नंबर निकालकर डायल करने लगे। नमस्कार दीक्षित जी, मैं दुर्ग से अशोक तिवारी बोल रहा हूँ। बिजली विभाग में क्लर्क हूँ। नवदा वाले दीवान जी ने आपका नंबर दिया था। जी, मैं आज ही बच्ची का बायोडेटा, कुंडली और फोटो पोस्ट करता हूँ। जी बोलिए साहेब, मैं एड्रेस नोट कर रहा हूँ। बाबा रिसीवर कान और कंधे के बीच दबा एड्रेस नोट करने पेन के लिए नजर घुमाने लगे। परिमामिक ने लपक कर बाबा को पेन थमा दिया। बात खत्म होने के बाद श्रद्धा अपराध बोध से अगले 1-2 घंटे बाबा के सामने नहीं पड़ना चाहती। मैं वो गुनहगार हूँ जिसकी वजह से निर्दोष बाबा को एरे घरों की चिड़ियों का करनी पड़ रही है। अगर मैं बाबा के जीवन में न होती तो बाबा सम्मानजनक जीवन जीते होते। भगवान ने श्रद्धा की सुनी। दूर के रिश्तेदार से अतुल का रिश्ता आया, जो उज्जैन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। बाबा खुश होकर माँ को बता रहे थे, लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है। 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। माँ संतुष्ट हुई। अच्छी बात है कि बहनें शादीशुदा है, नहीं तो श्रद्धा का दहेज उसके ननों की शादी में चला जाता। बाबा ने बड़ी उम्मीद से कहा। उनके साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। देखा, अगर यहाँ बात बन गई तो एक का और निपटारा हो। श्रद्धा को लगने लगा था कि वो बाबा के जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण है। लड़का कैसे भी हो एडजस्ट कर लूंगी। आखिर धनिका दीदी और संजय जीजाजी अजनबियों की तरह रह ही रहे, लेकिन दीदी बाबा के ऊपर बोझ नहीं है। शादी होने से मैं खुश रहूं न रहूं, कम से कम माँ बाप तो खुश रहेंगे। माँ ने तो पास पड़ोस में जाना छोड़ दिया है। बेजामिन आंटी का हर बार एक ही सवाल होता है, श्रद्धा की कहीं बात बनी क्या? इस साल कर ही डालो। माँ चिढ़ कर जवाब देती, लगेगी तो सबसे पहले आपको खबर करूंगी।
हमें मालूम नहीं था कि हमसे ज्यादा श्रद्धा की चिंता आपको है। एक सप्ताह बाद ही उज्जैन से अतुल अपने माता पिता और बहनों के साथ तिवारी संदन के ड्राइंग रूम में बैठा था। फिरोजी रंग की साड़ी में श्रद्धा सर झुकाए अतुल की बहनें ऋतु और रुचा दीदी के सवालों का जवाब देते हुए बेहद सतर्क थी कि किसी हाल में उसका व्यक्तित्व स्वाभिमान न लगे, अन्यथा उसे ठीक कहकर ठुकराया जा सकता है। श्रद्धा के जवाबों से वर पक्ष संतुष्ट था और दहेज न मांगने से बाबा श्रद्धा और अतुल को ड्राइंग रूम में दिए गए जरा देर के एकांत में दोनों ने एक दूसरे को दिलों में जगह बना ली। अतुल के हामी भरते ही माँ मारी खुशी के मेहमानों को ड्राइंग रूम में बैठा छोड़ दौड़कर भगवान के पास मत्था टेक पल भर में दोबारा ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। तिवारी संदन की एक और चिड़ैया बाबा के आंगन से उड़ने पंख फैला रही थी। अतुल के पापा से बारातियों में मानदान और उनके दोनों दामाद का विशेष ख्याल रखने के साथ नेक चार पर बात हुई। बाबा ने पूछ लिया कि को बार पूजाई या कुंवर कलेवा में अतुल की कोई स्पेशल डिमांड तो नहीं है। जाते जाते अतुल के पापा ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं है कहकर मन हल्का कर दिया। बाबा उत्साह से डायरी में शादी के इंतजाम नोट करने लगे। माँ बड़ी खुश थी कि श्रद्धा की ससुराल उज्जैन होने से कभी न कभी महाकाल के दर्शन मिल जाएंगे। वैसे तो बाबा कहीं घुमाने नहीं ले गए। प्रेमा ने चाय का कप लाकर बाबा और माँ के सामने रखे और फिर अपनी चाय लेकर भीतर वाले कमरे में श्रद्धा के पास गई। प्रेमा, श्रद्धा, सुनना, तेरे सास ससुर से ये न हुआ कि एक लड़का और पैदा कर ले। तेरी बारात में देवर नहीं होगा तो मुझे खाक अच्छा लगेगा। मेरी फूटी किस्मत देख, 3 बहन में एक का भी देवर नहीं। तुम्हारी ससुराल जाने का चाम ही नहीं होगा मुझे। रसला ट्रेन में भी जाती है तो आजू बाजू अंकल आंटी ही बैठते हैं। इतना अकाल तो काला हांडी में भी न पड़ा होगा रे। तेरे सास ससुर बहुत निकम्मे निकले यार। देवर होता तो मैं हम आपके है कौन की माधुरी दीक्षित जैसे तेरे घर जाती। तेरा कोई सलमान खान जैसा देवर होता। श्रद्धा हंसने लगी। हाँ, फिर मैं उस फिल्म की तरह चिट्ठियों से गिरकर मर जाती और फिर तेरी शादी जीजा से तय हो जाती। प्रेमा चाय का कप थामे आलथी पालथी मार श्रद्धा के सामने बैठ गई। जीजा जी से शादी? छी, जीजा तो बड़ा भाई है या बाप वाली फीलिंग देता है। बहुत ही भद्दा है तेरा ये मजाक। नियति दूर खड़ी प्रेमा के कहे, जीजाजी से शादी? छी, पर व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी। प्रेमा फिर मचलने लगी। श्रद्धा, चल तू अतुल जीजा को फोन लगाना, पूछो कि उनके कोई हैंडसम मोसरे, ममेरे, फुफरे, भाई, आर्मी ऑफिसर या डॉक्टर कुंवारे दोस्त बारात में आएंगे क्या? अगर ऐसा हो तो मैं शादी तक दुबली हो जाऊं और लहंगा सिलवाऊं। अगर 2 तक अतुल जीजाजी का एक खानदान जवान लौंडों से निपुता है तो रसला तेरी शादी में पुराना सूट पहने पीछे मिठाई वाली कोठरी की रखवाली करूंगी। वैसे भी माँ को गहने और कपड़े लत्तों से ज्यादा फिक्र मिठाई लूटने की होती है। श्रद्धा बहन, अब तेरी शादी ही मेरा लास्ट चांस है। 3 साल के कॉलेज में ढंग के एक लड़के ने आंख उठाकर भी नहीं देखा मुझे। जो अच्छे हैं वो फैशनेबल लड़कियों से इन्वॉल्व है। हम जैसे घी से सलवार सूट वाली की टपोर ही सीटी मारते हैं। श्रद्धा, बाबा की जितनी कमाई है हम वैसे ही पहनेंगे ना। तो इतने बड़े सपने मत देखा कर। लाइफ बॉलीवुड मूवी नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। प्रेमा बेफिक्र गई। हर किसी को अपनी लाइफ को बेटर बनने का हक है। इस घर में हमें लाइफ को बेहतर बताने का चांस ही नहीं दिया गया। अर्चना दीदी बैंक में PRO बनना चाहती थी, मिली उनको परमिशन। तू हमेशा बुक स्टोर में जाकर PSC की किताबें पलटती है, लेकिन घर में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई कि मुझे PSC करना है। तुम्हारा और अर्चना दीदी का हाल देखकर
मैंने करियर की कोई ख्वाहिश ही नहीं पाली। अर्चना दीदी, और तुम जिस तरह में मन में माँ बाप के लिए खुन्नस पाले हुए हो, कम से कम तुम जैसे मैं मन ही मन उनसे चिढ़ती नहीं, समझी? जब इस घर में लाइफ को डिसीजन करने का सपने नहीं देख सकते तो बेहतरी के लिए क्या रास्ता बचा है? जब अपने सपने को पूरा करने पति की इनकम पर डिपेंडेंट रहना ही है तो मैं पैसे वाला पति क्यों न चाहूँ? सुनने में बहुत भद्दा लगता है ना, लेकिन अपने लिए अच्छा सोचना क्राइम नहीं है। माँ हमेशा अपना गुणगान करती है कि बाबा और मैंने कितने त्याग कर सबका पालन पोषण किया। अब उनको कौन बोले कि अगर बच्चों की अच्छी लाइफ देने की चाह होती तो इतने बच्चे पैदा करने के पहले सोचते। लड़का उन्हें चाहिए था तो इतना परिवार पढ़ाकर पालने पोसने में हम पर एहसान नहीं कर रहे। पैसों की खींचतान के चलते हम कितना मन मारते हैं, उन्हें पता है? प्रेमा गुस्से में चाय का खाली कप उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। माँ से फोन पर धनिका कई बार इशारों में संजय की बेरुखी को लेकर बात करती थी। माँ समझाती कि औरत को आदमी के कहे में चलना ही चाहिए। संजय बात नहीं करता तो तू आगे से किया कर, तेरी बच्चे दाने निकलने से वो बहुत दुखी है। धनिका का मन चित्कार उठा, और मैं नहीं दुखी हूँ क्या? मैं दुखी होकर भी मातम नहीं कर सकती क्योंकि बच्चा न होने की अपराधी मैं हूँ। संताप पर अधिकार संजय का है और उसे ही सहानुभूति की जरूरत है। मुझे अपने गुनाह के लिए शर्मिंदा होकर जिस कमरे में वो है वहाँ से हट जाना चाहिए। मैं इस गुनाह के प्रायश्चित स्वरूप संजय को रिश्ते से आजादी देने की स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में फिर मैं कहाँ जाऊँ। तिवारी सदन से विदा होने के बाद धनिका की परेशानियां उसकी व्यक्तिगत समस्याएं थी, क्योंकि माँ बापा पर दूसरी लड़कियों की भी जिम्मेदारी है। धनिका का अपनी शादी तोड़कर तिवारी सदन लौटने का मतलब पूरे परिवार की छवि खराब होना है। बड़ी बहन पति से अलग हो गई है तो बाकी की बहनें भी उद्दंड होगी। धनिका के लौटने की कीमत श्रद्धा और प्रेमा चुकाए, इससे बेहतर है वो अकेली मेरठ में रहकर एक कष्ट सहे। माँ समझाती, वैसे भी संजय कौन सा मार पीट रहा है या भूखों मार रहा है? बेटा तो प्रेमा और श्रद्धा की शादी के बाद भी दुर्ग लौटने की सोचती है तो हम कितने दिन जिएंगे? भगवान जाने यहाँ संजय की बीवी कैसी आती है। आजकल की बहुएं सास ससुर संग रह ले तो बहुत है, बड़ी ननन के साथ कौन रहेगा? ननन कमाऊ भी होती तो खुशी खुशी रख लेती। धनिका के अंतर आत्मा चीखती के क्या आपने हमें इस लायक पढ़ाया कि कमाऊ बनूं? पढ़ाने में खर्च किए होते तो संजय की घृणा बर्दाश्त करती यहाँ नहीं पड़ी रहती। लड़की जात को दबना आना चाहिए। बोल बोल कर ऐसी परवरिश हुई कि डिसीजन पावर आत्मविश्वास ही नहीं है कि अकेली दुनिया का सामना करने का साहस कर सके। माँ धनिका की व्यवस्था समझते हुए भी अनजान बनी रहती, क्योंकि उनके पास हल न था या वो बाकी 3 बच्चों की भविष्य दाव पर नहीं लगा सकती थी। धनिका जानती थी कि मेरठ के घर में रहने की अनुमति संजय की तरफ से एहसास है। स्वाभिमान को तिलांजलि देने के अलावा रास्ता न बचा था। तिवारी सदन में बेटियों का व्यक्तित्व निर्माण इस सुनियोजित ढंग से किया गया था कि हर परिस्थिति में वो ससुराल में डटी रहे। बेटियों को दोपहर में सोता देख माँ नाराज हो जाती थी। लड़की जात पर दोपहरी सोना शोभा देता है क्या? कल को ससुराल जाएगी और वहाँ दोपहर में सोने नहीं देता तो दुख होगा, इसलिए आराम की आदत ही मत डालो। वैसे भी दिन दहाड़े बहू बेटियां बिस्तर पर उघाड़ा पड़ी पद्दी लगती है। औरतों का सोना रात में सबके बाद और जागना सबसे पहले हो जाए तो मर्दों के सामने बेसुध पसरी नहीं दिखती। बेटी बहू लिहाज अदब से जी जी करके बात करे तो सबका स्नेह मिलता है।
माँ की नसीहत सुन प्रेमा भड़क जाती। जी अदम जरा अपने लाडले को सिखा देती। दोनों टांगे फैलाए बिस्तर पर खराटे मारते, वो भी बहुत भद्दा लिखता है। माँ नर्म हो जाती। लड़कियों को दूसरे के घर जाना है। बचपन से दूसरों के मुताबिक सीख जाओगी तो आगे सुखी रहोगी। जिस घर में हो वहाँ अधिकार के मामले में खुद को मेहमान समझो और जिम्मेदारी उठाते समय स्वयं को घर का मालिक समझ काम करो तो प्यार मिलेगा। माँ की बात सुन प्रेमा ने हाथ जोड़ दिए। जब जब चारे बहनों देर तक गप्पे मारती, खाना खाती तो माँ लड़राती, घंटे भर से खाना खा रही हो। औरत जात को खाना और आदमी का नाना किस बखत निपट गया खबर ही नहीं होनी चाहिए। नहाने में औरतों का टाइम लगता है और लगना भी चाहिए। औरत शरीर का सुंदरता का ध्यान न रखे तो आदमी उस पर ध्यान देना छोड़ देगा। आदमी के पीछे जिंदगी है, उसके आगे बन सवर कर रहना ही चाहिए। लेकिन औरत जात देर तक कर खाना खाती मर्दाना लगती है। जिसकी खुद की जीभ में आग लगी हो ऐसी चटोरी लुगाई किसको सुख देगी। मर्द पापड़ प्याज अचार की फरमाइश कर नखरे दिखाते देर तक खाते अच्छे लगते हैं। पति उंगलियां चाट कर खाना खा ले तो बीवी संतुष्ट हो जाती है। माँ की समझाइश प्रेमा के गले न उतरती। अच्छा और आदमी जात अच्छे से न नहाए और बदबूदार शरीर से औरत को घिन आए तो भी आदमी की जिंदगी आराम से चल जाती है। आपकी कहावतों में धंजे के लिए कुछ है या नहीं? आपके हिसाब से औरत रसोई में अकेली बैठकर जानवरों की तरह फटाफट खाना निगले? माँ को प्रेमा की उज्जरता पर बहुत गुस्सा आता। ये लड़की ससुराल में मुझे गाली खिलवाएगी। लड़की की जात को पानी सा होना चाहिए। खुद का कोई रूप रंग स्वाद नहीं हो, बल्कि जहाँ जाए उनके रंग में घुल जाए, उनके सांचे में ढल जाए। बड़े बुढ़ों ने नियम सोच समझकर बनाए हुए हैं। दूसरों के घर उनके कायदों से नहीं चलने वाली लड़कियां कलेश मचाती है। तिवारी संदन में श्रद्धा की शादी की तैयारियां ने जोर पकड़ लिया। धनंजय इस साल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में है। घर में रोजाना पैसों की खींचतान से उसे शादियों पर किया जाने वाला भव्य खर्च फिजूल लगता। बाबा को शादी को इंतजाम की चिंता में गुलता देख उसे बहनों से चिढ़ होने लगी। हर शादी में बाबा पीएफ का पैसा निकालते, एफडी तुड़वाते, गांव का खेत का एक एकड़ कम हो जाता और इस तरह महंगे होटल के जनवासी शानदार बारात का स्वागत, ठीक ठाक दहेज और शहर भर के लिए भव्य रिसेप्शन की व्यवस्था करते, जिसकी भरपाई में फिर अगले साल भर जरूरतों को कम करते। धनंजय समझाता, मेहमानों को हफ्ते भर पहले से बुलाकर आफत मत करवाया करो। अपनी स्थिति हम ही जानते हैं। दूर के रिश्तेदारों को कार्ड देर से पोस्ट करो ताकि आए ही नहीं। तिवारी संदन में लगातार 2 शादियों के बाद अब श्रद्धा की शादी से माली हालत खस्ता होती जा रही थी। धनंजय को लगने लगा था कि एक एक कर सभी बहनें घर को बुहार अपनी ससुराल चली जाती है और हम लोग यहाँ महीनों तंग हाली भुगतते हैं। उसे बहनों का यूं दांत नहीं पड़ना, हंसी ठिठोली और अपनी होने वाली ससुराल की संपन्ना के किस्से सुनना रास न आता। धनिका, अर्चना और श्रद्धा से तो वो लिहाज की वजह से बहस नहीं करता, लेकिन उज्जड़ प्रेमा से झड़प निचले स्तर तक जाती। धनिका दीदी और अर्चना दीदी की शादी में धनंजय ने जो उत्साह दिखाया था वो अब श्रद्धा के समय नादार्थ था। बाबा हर सुबह डायरी पेन ले अलग अलग शादी हॉल के रेट पता करने निकलते। कहीं हॉल का किराया कम तो लाइट डेकोरेशन का चार्ज ज्यादा है, कहीं स्टॉल डेकोरेशन और स्टेज सजावट का खर्च अलग से है। जिस मैरिज हॉल के साथ स्वागत गेट डेकोरेशन और कुर्सियां पड़ी है, वहाँ हॉल का रेंट बहुत ज्यादा है।
बाबा को सुबह से किराया पंडाल, फ्लावर डेकोरेशन की रेट लिस्ट लेकर गुणा भाग करता देख संजय पास आकर बैठ गया। बाबा, अपने बगल का देशमुख अंकल वाला खाली प्लॉट बढ़िया है, पंडाल से घेर लेते हैं तो विवाह भवन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगन वाटिका, मंगल भवन, मैसानिक हॉल, शुभांगन, आशीर्वाद सदन, कहीं पर भी एक दिन का किराया 50,000 से ज्यादा ही पड़ेगा। संजय को वास्तव में बाबा पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन देशमुख अंकल के प्लॉट में रिसेप्शन के लिए बाबा नहीं माने। शादी सर पर थी और संजय अचानक अपने लिए नई बाइक खरीदवाने अड़ गया। माँ तेंग रह गई। दिमाग खराब है तेरा? शादी का खर्चा सोच सोच कर बाबा की जान जा रही है और तेरे को अय्याशी सोच रही है। इतना निर्दयी लड़का है रे हरामखोर। पाई पाई जोड़ी है, तुम लोगों को पढ़ा लिखा पाए, ऐसे पैसे उड़ाते तो होता जाता कल्याण। संजय के सिर पर तो बाइक का भूत सवार था। पुराना स्कूटर चलाने में मुझे शर्म आती है। ये लोग तो एक बार में समेट कर अपने ससुराल ले जा रही है, मैं क्या सबके पैर पूछकर नोट के थाल थमाने के लिए ही हूँ? आप हमारे कारण नहीं जी पाए तो हम लोग कौन सा जी पाए? हमसे पूछकर पैदा किया था क्या हमको? दरवाजे को लात मार संजय बाहर निकल गया। माँ पीछे के आंगन में सुबकती बैठी थी। इस बहस से बेखबर श्रद्धा ने कोर्डलेस फोन लिए छत पर अतुल से बातें कर रही थी और किसी काल्पनिक आर्मी ऑफिसर बराती के ख्वाबों में कोई प्रेमा फैशन पत्रिका में नई स्टाइल की ड्रेस तलाश रही थी। पत्रिका में छपी मॉडल की तस्वीर मोहल्लों के टेलर के पास ले जाकर कम बजट में बनवाने की जुगत लगा रही थी। अर्चना ने माँ को फोन कर बता दिया कि वो शादी में सप्ताह भर से ज्यादा के लिए नहीं आ सकती क्योंकि अरुण को खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। हाँ, धनिका जरूर शादी के एक माह पहले दुर्ग आ गई। वैसे भी संजय को उसकी जरूरत नहीं थी। धनिका को तिवारी संदन के खुले माहौल में मेरठ से बेहतर लग रहा था। जब तक संजय की शादी नहीं हो जाती, कम से कम तब तक इस घर में अपनत्व वाली अधिकार भावना रहेगी। श्रद्धा ने अपनी खरीदारी चैताली के साथ पहले ही कर ली थी। धनिका माँ के साथ शादी के समय होने वाले इंतजामों में मदद कर रही थी। बोरों में आए अनाज को जतन से चुन बीन कर डब्बों में टाइट बंद करना, आने वाले रिश्तेदार के लिए ढेर साबुन, एक्स्ट्रा कंदी, टॉवेल यथा स्थान रखना, 500 रुपए, 100 रुपए के अलग अलग रंग के लिफाफे एहतियात से रखने का होश धनी को ही रखता था। हर रस्म की देनदार साड़ियों पर नाम लिख पन्नियों में भरना, छुटकी बुआ को सिंदूर पोछाई की साड़ी, कुछ बंधाई की साड़ी, सुमन भाभी के लिए बिछा दबाई की साड़ी, सब पर लिस्ट चिपकाना। महंगी साड़ी पर छुटकी बुआ का नाम चिपकाया गया। उन्हें यदि साड़ी सस्ती मिली तो मंडप में ही मुंह बनाने लगेगी। धनिका को जिम्मेदारी के मामले में माँ पर भरोसा न था। एन वक्त पर वो बड़ा पड़ा चाहती है। श्रद्धा और प्रेमा अपनी ड्रेस के साथ की चूड़ी, सैंडल, पर्स मैचिंग ढूंढने में जान दे रही थी। माँ पीछे आंगन में मागर आमाटी और शीतला पूजन के शुभ प्रे गिनते हुए धनिका से बोली, अर्चना के आने में तो भी वक्त है। अरुण उसके आने से परेशान हो जाता है। धनिका को लगा कि माँ में जरा भी बुद्धि होती तो मुझे ये बात नहीं बताती, क्योंकि मुझे मेरठ में इस तरह रोकने वाला कोई नहीं है, ये बात माँ को मालूम है। शादी के हफ्ते भर पहले तिवारी संदन के सामने ऑटो से उतरती अर्चना का बड़ा सा पेट देख धनिका को मालूम हुआ कि उसके पूरे दिन चल रहे। एक माह से मैं यहाँ हूँ, लेकिन अर्चना की प्रेगनेंसी के बारे में घर पर किसी ने अब तक कुछ नहीं बताया। यही तो मेरा अपमान हुआ। किसी ने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। क्या इन्हें लगता ही नहीं कि मैं अर्चना की प्रेगनेंसी से जल जाऊंगी या दुखी हो जाऊंगी? मुझे कितना बुरा सोचते हैं कि मैं एक बच्चे के इस दुनिया में आगमन से दुखी हो जाऊंगी।
सबने एक मत होकर मेरे खिलाफ सोचा, रणनीति बनाई। इन्होंने भी संजय की तरह जता ही दिया कि इनकी खुशियों में मेरी सहभागिता नहीं है। इतने दिन से घर पर बढ़ चढ़कर काम कर रही हूँ। धनिका एकाएक खुद को पराया और बहिष्कृत महसूस करने लगी। चाय का कप पकड़ाते हुए अर्चना से सिर्फ इतना ही पूछा, डिलीवरी कब की है? तिवारी सदन शादी के 2 दिन पहले से मामा, मौसी, जीजा, बुआ, दामादो, बहुओं, ननदों, साचा, बहनों, नंदोई से खचाखच भर गया। तनिका और अर्चना की शादी में मेहमानों ने घर के सामने की जो दुर्गति थी कि इस बार स्टेशन सभी मेहमानों को सीधे मैरिज हॉल ले जाया गया। संजय और उसके दोस्त शादी हॉल और बाजार के चक्कर लगा पे हॉल हो रहे थे। रिश्तेदारों से खचाखच भरे मैरिज हॉल के बाबा एक बैग थामे इधर उधर हो रहे थे। धनिका एक प्लास्टिक चेयर पर बैठी दूर से बाबा को देख रही थी। वो बहुत थके लग रहे थे। माँ हर समय रुपयों, गहने और कीमती कपड़े लत्ते वाले कमरे का ताला खोल संजय को थोड़ी थोड़ी देर में रुपये गिनकर थमा रही थी। संजय बार बार खटारा स्कूटर लेकर जनवासे का इंतजाम देखने दौड़ता। तनिका पुराने परिचितों से मुंह चुराती फिर रही थी। कोई रिश्तेदार उसने नन्हे राजू को लेकर अफसोस जताना, कोई बच्चा गोद लेने की सलाह देता तो कोई बच्चेदानी निकल जाने का गम करता। तनिका चाहती थी कि अदृश्य हो जाए और सबकी सहानुभूति से बच जाए। संजय भी सबसे बहुत फीका फीका मिल रहा था। अर्चना भारी पेट संभाले कोने वाली कुर्सी पर बैठी संजय के दोस्त अखिलेश की मम्मी से बात कर रही थी। अरुण हर थोड़ी देर में अर्चना के लिए प्लेट में कुछ लेकर आ जाता। धनिका चोरी चोरी अर्चना की एक तिमरदारी देख रही थी। रीवा वाली रेखा भाभी अर्चना के पास कुर्सी खींचकर बैठे हुए बोली, अर्जुन देखना लड़का ही होगा तुम्हें, ठीक भी है। पहला लड़का हो जाए तो टेंशन फ्री, फिर दूसरा बच्चा करना कंपलसरी नहीं होता। पहली लड़की हो तो दूसरा नंबर लगाना मजबूरी हो जाती है। भाभी की बातें सुनकर अर्चना सोचने लगी कि बेटियों की गिनती संतान में नहीं होती क्या? माता पिता बेटियों के साथ किए सोतेलापन का प्रायश्चित उसके घर पानी न पीकर लेते हैं। लोग नौकरी वाली बहू को उनकी ही कमाई माता पिता पर खर्च करते नहीं देख पाते। धिक्कार है ऐसे ढोज पर जिसने बेटियां और बहू दोनों को ही दोयम दर्जा दिया। रेखा भाभी की दी हुई पुत्र जन्म की दुआ से अर्चना का मन खिन्न हो गया। तभी ठहकाकों की आवाज आई तो अकेली बैठी धनिका ने पलट कर देखा। फूलों के बड़े स्वागत द्वार से प्रवेश करते मेहमान एक हाथ से बैग सूटकेस थामे चरण स्पर्श करते करते भीतर आ रहे थे। शादी हॉल के ढेर कमरों में सबसे बड़े कमरे में ताऊजी ने बेटे बहू सहित पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर कुछ इस तरह आधिपत्य जमाया कि बाद में आए मेहमान उस कमरे में शरणार्थी की भूमिका में रहे। 8 से 10 कमरों में जमीन पर किराए के गद्दे बिछे थे। जैसे जैसे मेहमानों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हुआ, सर ढकी बहुओं, सूटकेस पकड़े मर्दों के पैर छूने का अनवरत सिलसिला आरंभ हुआ। हौफती हुई ललितपुर वाली मोटी अम्मा फूली सांस काबू में करते हुए कुर्सी पर धम से बैठी। बहुएं लिहाज प्रदर्शन में सर पर घूंघट काटने का उपकरण भी करती, लेकिन इस सावधानी से कि 1 तोले के झुमकों की नुमाइश भी हो। फूफा जी के निधन के बाद कुछ लोग शादी घर में ही पहली बार काता बुआ से मिल रहे थे, सो अफसोस जताने के लिए गले लग, नाक भिगो, आंखें लाल कर सिसकने की रस्म अदायगी बनती थी। लेकिन इस बीच उन्हें सर्व हो रही चाय की सरकती ट्रे पर भी हाथ मारना होता था। फिर बातचीत और सवालों की जड़े, एक किसका छोरा है, वो किसके बेटी है, अरे कितना बड़ा हो गया है, इसको सुमन की शादी में देखा था। नहीं, उसके ससुराल 2 साल हुए गुजर गए ना। हाँ, अर्चना का 9वां महीना लग गया। हाँ, वो न झांसी वाली जीजी के 3 लड़के अलग हो गए। नहीं नहीं, चाची के दोनों दामाद अच्छे मिले। बाबा भैया मजे में है, बसें चलती है नागपुर में। आप ही प्रियंक
के लिए कोई लड़का बताओ ना मौसा जी। सच्ची आजकल की बहुएं किसकी सुनती है। मोनू की बम्बई में नौकरी लगी ना। अरे सुमन बेटी के बेटे ने पंजाबी लड़की से शादी कर ली। रामपुर वाले जीजाजी को अटैक आया था ना। मंडप के नीचे की महफिल में सूचनाओं की तीव्रता समाचार चैनलों की बुलेट गति वाले 100 समाचार की याद दिला रही थी। महाकमंडी सुमन मौसी की पंजाबी बहू की बदमिजाजी की कहानियों ने सब रिश्तेदारों ने घाव पर मरहम का काम किया। बारात वाली सुबह खाली के इंतजार में हाथ में कपड़े लटका भटकते मेहमान, चिल्ला पोकरते बच्चे, सारे दृश्य धनिका की सुनी आंखों से अछूते ही गुजर रहे थे। संजय के कुछ लोफर दोस्त फिजूल व्यवस्था का नाटक करते इस तरह फटर फटर चहल कदमी कर रहे थे जैसे शादी के कामों के साथ साथ ब्रह्मांड का बोझ भी उनके सर पर है। अपने भारी लहंगे को महज 2-2 उंगलियों से पकड़ पूरे मंडप में इतलाती चैताली आकर्षण का केंद्र बनने में कामयाब हो रही थी। प्रेमा को चैताली का सुंदर लहंगा देखने के बाद अपना लहंगा बहुत फीका लग रहा था। उसने सोचा, रात में बारात के टाइम पे यदि इससे मुझसे अच्छी ड्रेस पहनी तो अतुल जीजाजी की असली साली तो चैताली ही लगेगी। ऊपर वाले कमरे में कब्जा किए मामी जी की बहू घड़ी घड़ी अपने सामान की सुरक्षा के लिए सूटकेस में ताला लगाती। धनिका से फासला कायम किए संजय अलग थलग ही बैठा दिख रहा था। प्रेमा ने उसे अकेला देख अपनवत से पूछा, अरे जीजाजी अकेले क्यों बैठे हैं? नाश्ते के लिए चलिए, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी आपको। प्रेमा के परिहास से संजय ने मुस्कुराता देख धनिका को तसल्ली हुई। सुबह का गम नाश्ता आते ही माताएं अपने छोटे बच्चों को तलाशने लगी और बच्चे आजादी का जश्न मनाते हरे भरे लॉन में इधर उधर दौड़ रहे थे। मंडप के नीचे हल्दी, मंडपाच्छादन, माता पूजनी, चिकट की रस्म, ढोलक और विवाह गीता के साथ हंसी ठिठोली में संपन्न हो रही थी। प्रेमा, चैताली और अन्य रिश्तेदार लड़कियां ढोलक की धुन पर नाचने लगी तो नानी ने लाड में सभी के सर के ऊपर से 10 का नोट घुमाकर नाउन को दिया। कुछ लजीली बहुएं नाचने के लिए मनोहर का इंतजार करते दांत निपोती ताली बजाते आगे आकर खड़ी हो रही थी। माँ ने मामा जी को मिठाई वाले कमरे के दरवाजे पर बाउंसर बनाकर तैनात कर दिया था। सांझ ढलते ढलते महिलाएं बारात कमरे का दरवाजा बंद कर तैयार होने लगी। पुरुषों का इस कमरे में प्रवेश निषेध था, लेकिन हर पल दरवाजों पर फेयर एंड लवली, शीशे, तेलकंदी के लिए पुरुष दस्तक हो रही थी। अर्चना अपना पेट संभालते बड़ी बुआ की बहू के पास आई। भाभी, ओ भाभी, मुन्ना भैया नहाकर आ गए हैं, आपके बैग से चड्डी बनियान मांग रहे हैं। दरवाजे के पीछे से भाभी का दर्द रहित सिर और हाथ बाहर जाकर आवश्यक सामान पकड़ा, फिर अंदर हो गए। बंद कमरे में तैयार होती मामी की बड़ी बहू साड़ी पहनते हुए होठों में से पिन दबाए गुस्से में दांत पीसते धनिका के आगे सास के अत्याचार का बखान कर रही थी। कैसे सास ने डिलीवरी के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स कम और गुड़ ज्यादा डाला था। कैसे मायके में मेरी मम्मी भाभी को नाजों पर रखती है। मेरी ननद फोन पर सास से पल पल की खबर लेती है। उस कमरे की हर बहू की पीड़ा गाथा के अंत का निचोड़ था कि एक बहू के रूप में उसकी सहनशीलता त्याग को इतिहास याद रखेगा। पूरी कथा का सार वाक्य था, इनके घर में ही हूँ जो निभ रही हूँ। उधर सभी बुजुर्ग महिलाएं अघोषित श्रवण कुमार पुत्र की प्रतियोगिता हो रही थी। सबके भोले बेटों का दिमाग बहू ने खराब कर रखा था। बुफे स्टॉल खोलते ही बुजुर्गे सासे हरिद्वार की ट्रेन पकड़ते पकड़ते राह भटक पार्टी लॉन के बुफे स्टॉल की ओर ठुमक ठुमक चाल में गीता का गुड़ नान बरसाती चल रही है। बहन जी, आजकल की लड़कियों को तो बस मेरा पति और बच्चे,
सास ससुर की फोटो पर माला चढ़ी, मिले तो लॉटरी लग जाए। हमने अपने जमाने में 100 सासों को झेला है, ये झेल के दिखा दे एक दिन। बारात से जरा देर पहले ही श्रद्धा पार्लर से दुल्हन के जोड़े में तैयार हो भीतर आई। प्रेमा भी पार्लर में तैयार होना चाहती थी, लेकिन खर्चों को लेकर माँ के दुखड़े और धनंजय के डर से उसका मुंह न खुला। आसमान में आतिशबाजियों ने बता दिया कि बारात पहुंचने वाली है। धनंजय ने पूरी जिम्मेदारी जैसे अपने कंधों पर रखी थी। खाने के स्टोर पर गरम पूरी की सप्लाई से लेकर कौन से बाउल में गुलाब जामुन खत्म हो गए हैं, कौन सा डस्टबिन झूठी प्लेट से भर गया है, समधी भेंट की शॉल और नारियल के बोरे कहाँ रखे हैं, फूल वाला गेट पर माला लिए खड़ा है या नहीं, सारी बातों का ध्यान रख रहा था। इस बीच बैंड की आवाज सुन रही वह तेजी से स्वागत गेट की ओर भागा। धनिका ने आवाज लगाई, धनंजय, पेट वाला लिफाफा रखा। उधर बारात आई के शोर से बेखबर बूढ़ी अजिया सर तक शॉल ओढ़े पोपले कुड़ से मुंह में कुल्फी की आहुतियां दे भगवत आनंद में डूब गई। बारातियों का नृत्य कौशल लड़की वालों के दरवाजे पर चरम पर था। प्रेमा की आंखें हैंडसम बारातियों को स्कैन कर रही थी। गेट पर बैंड और पटाखों के धुएं वाले बारूदी शोर में लोग इशारों से बात समझा रहे थे। स्वागत के लिए गंदे की ढेल माला एक डंडे पर लटकाई अखिलेश नृत्य समाप्ति की प्रतीक्षा में उब रहा था। आखिरकार बैंड की आखिरी चुस्त धुन बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ने तांडव पर विराम लगाया। पसीना पसीना हो चुके बाराती रुमाल से मुंह पोंछते विजयी मुद्रा में प्रवेश करने लगे। समधी भेंट के लिए बाबा, धनंजय, संजय और अरुण के साथ सबसे आगे खड़े थे। धनंजय ने अतुल को हाथ दे घोड़ी से नीचे उतारा। वरमाला के वक्त अतुल के दोस्तों ने उसे गोद में उठा श्रद्धा के साथ चिर परिचित छेड़छाड़ की। नीला लहंगा पहनी प्रेमा एक भी युवा बाराती न देख घोर निराशा में स्टेज से उतरकर सहेलियों से मिलने चली गई। श्रद्धा और अतुल के साथ मेहमानों का लंबा फोटो सेशन शुरू हुआ। श्रद्धा को उपहार के तौर पर थमाए जा रहे रुपये वाले लिफाफे संभालने की जिम्मेदारी कानपुर वाली बुआ की बेटी को दी गई थी। रिश्तेदारों में लिफाफों की जिम्मेदारी का अर्थ ईमानदारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार से कम नहीं होता। बाबा ने घराती और बाराती के खाने के मेन्यू में सौतेला व्यवहार किया था। फिर भी कुछ जुआरू धराती 3 अतिरिक्त स्वीट डिश वाले बाराती पंडाल में झांक ताक कर रहे थे। कुछ लोग सब्जी के डोंगे से सारा पनीर निकालते पीछे खड़े व्यक्ति की घृणा का पात्र बन रहे थे। हालांकि पीछे खड़ा व्यक्ति अपनी बारी आने पर बिल्कुल वही हरकत दोहरा रहा था। सबसे ज्यादा जला आइसक्रीम स्टॉल पर था। हाथ में आइसक्रीम आते ही भीड़ से जुझस से बाहर निकलने के लिए योद्धा को अपना आइसक्रीम वाला हाथ झंडा ऊंचा रहे की तर्ज पर ऊपर रख सुरक्षित निकालता होता। देर रात रिसेप्शन निपटते इतना बड़ा लोन बिखरे हुए झूठे दोने डिस्पोजेबल आइसक्रीम स्टिक्स से विध्वंस की कहानी सुनाता कुरुक्षेत्र का मैदान लग रहा था। बाबा की मेहनत की कमाई, माँ की कोड़ी कोड़ी बचत, धनंजय की बाइक, प्रेमा का पार्लर, इस गीत फौज की अनर्व्यता की भेंट चढ़ गई। अब इस उजड़े पार्टी हॉल को छोड़ सभी मेहमान और बाराती भीतर बड़े हॉल में पूरी रात चलने वाली विवाह रस्म के लिए फूलों वाले छोटे मंडप के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। कॉलोनी और शहर के परिचित खाना खाकर लौट चुके थे, इसलिए भीड़ कुछ हद तक छट गई थी। जिन महिलाओं को नींद से बुरा हाल हो रहा था वो भी आंख फाड़ उमती हुई जाग रही थी कि एक नजर श्रद्धा के चढ़ाव के जेवर देखूं फिर सोने जाऊं। महिलाओं में देवीय शक्तियां होती है कि वो एक एक गहने की डिजाइन पर साल भर बिना थके चर्चा कर सकती है। श्रद्धा की ससुराल में आई रानी हार, केरी झुमके, कर्णफूल, गेंदानु वाले मंगलसूत्र को एक प्रात में सजाकर निकाला गया। महिलाएं
गहनों की बेशर्मी से आंखें फाड़ फाड़ देखने के बाद अपनी कंजूस ससुराल को शिद्दत से कोसती हुई सोने चली गई। प्रेमा, चैताली सहित सभी युवा लड़कियों को सबसे बड़ा मुद्दा आधी रात फेरों के वक्त अपनी एक और ड्रेस बदलने का था। उनकी इस फैशन परेड को कुछ जोड़ी बाराती आंखों का भरपूर प्रोत्साहन मिला। संजय इस घर का दामाद कम, नाराज बाराती ज्यादा लग रहा था। अरुण अपनी पत्नी अर्चना का ध्यान रखने के अलावा संजय के साथ काफी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। बाबा ने अरुण के कंधे पर हाथ रख प्रेम से कहा, तुम दामाद नहीं बेटे हो। ऐसुन धनिका अलग थलग बैठे संजय को देख लज्जित हो सोचने लगी कि अर्चना को जीवन में और क्या चाहिए। अरुण उसका सम्मान कर रहा है, ख्याल रखता है और अब सबसे बड़ी बात तो वो प्रेग्नेंट है और उसके पास बच्चेदानी है। अर्चना को अब जीवन से शिकायत नहीं होनी चाहिए। संजय तो यहाँ भी मुझसे तटस्थ रहे लगातार सार्वजनिक अपमान कर रहा है। संजय के लिए जैसा श्रद्धा की शादी ये एक ऐलान करने का सुनहरा मौका है कि इस बच्चेदानी अधूरी औरत या फिर आशिक मत से मेरा कोई नाता नहीं है। आधी रात फेरों के वक्त पंडित जी का लड़के वालों के साथ आए पंडित जी से नेकचार पर कुछ विवाद हो रहा था। नींद से मरते मेहमानों को सोने के लिए स्थान तलाशना समस्या थी। शादी घर के ऊपर बने कमरों में इच इच किताब से सोए लोगों के बीच अपने शरीर लायक जगह बनाना भारी पड़ रहा था। छोटे बच्चे किरायों के गंदे गद्दों पर नींद में इधर उधर लुढ़क पड़े थे। अभी कुछ घंटे पहले गाजर के हलवे के लिए स्टॉल में गुत्थम गुत्था होती मौसी गहरी नींद में मुंह खोले गहने और कपड़े लत्तों में सजी लेकिन सांसारिकता से विरुद्ध खराटे ले रही है। सुप्त कमरे का हाल कलिंग युद्ध के बाद मरघट सा था। कसर पसर गुंजाइश निकाल लोग अपने हिस्से को पटा ले रहे थे। सुबह होते तक पूरी शादी निपट चुकी थी। कुंवर कलेवा की रस्म में ताई की गाड़ी का अतुल के चाचा ने बुरा माना। जूता छुपाई में प्रेमा को 2100 रुपए मिले। ट्रक में दहेज का सामान चढ़ाते बारातियों की चमकीली शेरवानियां और तेवर सुबह होते होते फीके पड़ चुके थे। अतुल के पिता बारातियों को बुला कर बरतौनी दिलवा रहे थे। हॉल में चारों तरफ रात भर चली शादी के मुरझाए फूल, पीले चावल, रिसेप्शन में आए गिफ्ट के चमकीले पैकेट, थालियों में कुछ भुखड़ों का जरूरत से ज्यादा लेकर छोड़ा गया भोजन, कुचले हुए सफेद तकिए बिखरे थे। थके बसियाए रिश्तेदार विदाई का इंतजार करते उब रहे थे। रोती हुई श्रद्धा ने संजय को गले लगाया तो बारातियों को भी रोना आ गया। संजय श्रद्धा से देर तक लिपटा रहा। उसके कंधों का अनवरत कंपन बता रहा था कि वो बेहिसाब रो रहा है। प्रेमा को एहसास हुआ कि वह अब बिल्कुल अकेली हो रही है। श्रद्धा के बिना उसका जीवन उजाड़ हो जाएगा। श्रद्धा ने प्रेमा को गले लगाकर पूरा माहौल गमगीन कर दिया। दोनों बहनों की रात भर चलने वाली चुहल को विराम लग गया। बाबा, माँ, धनिका और अर्चना आंसू पोंछते हुए श्रद्धा और अतुल के पीछे पीछे कार तक आए। श्रद्धा ने मुंह फेल लवा उछाला जिसे माँ ने अपने आंचल में चोक दिया। माँ को रोता देख अर्चना ने दुलार से लपेट लिया। संजय ने फटाफट बायन के लड्डू वाले टोकरे बाराती बस में चढ़ाए। बाबा ने अतुल के पिता के आगे हाथ जोड़कर शादी में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी और श्रद्धा से भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित गलती के लिए भी माफ करने का आग्रह किया। आखिरकार फूलों से सजी कार में रोते धोते तिवारी संदन की तीसरी बिटिया भी विदा हो रही थी। सभी लोग कार को ओझल होता देखते रहे। विदाई के फौरन बाद संजय टेंट के बर्तन गिनवाने बैठा। कुछ मेहमानों की ट्रेन का वक्त हो रहा था। मैरिज हॉल की व्यवस्थापकों की तरफ से हॉल 2 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम की वजह से संजय फुर्सी के घर वापसी वाले संदूकों को मेटाडोर में चढ़वा रहा था। अरुण दौड़ कर मेहमानों के लिए सड़क किनारे खड़े वाली खाली ऑटो बुलवाता जा रहा था। धनिका लौटते मेहमानों को लड्डू के पैकेट पकड़ा रही थी। माँ मेहमानों को विदाई की साड़ियाँ देती आंसू पोंछती जाती।
रात भर कुर्सी पर बैठे रहने से अर्चना के पैरों में सूजन आ गई थी। एक बड़े समारोह के समापन की अंतिम औपचारिकताएं चलती रही। रिश्तेदार सुबकते, मुस्कुराते और ऑटो में बैठ हाथ हिलाते, पैर छूते, गले लगते, लेकिन रिक्शे के थोड़े आगे बढ़ते ही बच्चों के हाथ पकड़ाए रुपए जपड़ते। लाओ देखो तो 100 है या पसा। बाई चाय बहुत पतली थी। घर वालों ने हलवाई को हिदायत दी होगी दूध कम डालने। विदाई में मिली साड़ी की संभवित कीमत का आंकलन लड़का श्रद्धा की टक्कर का नहीं मिला। धनिका का दामाद के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। अरुण कितना ससुराली हो गया है कि धनंजय से ज्यादा मालिकाना दिखा रहा था। मैंने पैर पूजाई में श्रद्धा को जो कान के टॉप्स दिए उनके वालों से 2 ग्राम ज्यादा ही थे। चिकट में जीजी और जीजाजी को कपड़े लत्ते अलग से दिए थे। ऐसे तमाम किस्सों के साथ शादी संपन्न हो गई। धनिका के लिए संजय का यही एहसान था कि शादी में उसके उपस्थित रहने से रिश्तेदारी और पास पड़ोस के लोगों के आगे मान रह गया। धनिका को मालूम है कि समाज को उसके भीतर के खोखलेपन का भान नहीं होना चाहिए। भीतरी बिखराव से तो शायद कभी उबर ही भी जाओ, लेकिन दुनिया के आगे रिश्ते उगरने के बाद अकेली औरत को समाज के दिए जाने वाले अपमानों से संघर्ष की हिम्मत नहीं है मुझ में। मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि भावनात्मक सुरक्षा के लिए बुना हुआ सामाजिकता जाल ही उसके गले का फंदा बन जाता है। पुरुष अपना अकेलेपन का उपचार घर के बाहर करता है और स्त्रियां खुद के भीतर। संजय बारात विदा होने के आधे घंटे बाद ही छुट्टी न होने का बहाना कर मेरठ निकल गया। धनिका कुछ दिन दुर्ग में रुकना चाहती थी। सभी बाहरी मेहमान और रिश्तेदार विदा हो गए। अर्चना और अरुण की कल की ट्रेन है। धनंजय और अरुण किराया भंडार की पेमेंट करने गए। पिछले महीने भर से तैयारियों में लगे बाबा की 1 महीने की थकान आज गहरी नींद से पता चल रही है। प्रेमा और माँ मोहल्लों में लड्डू के पैकेट बांटने निकली है। धनिका शादी भवन से वापस आई, पूजा के सामान राशन व्यवस्था कर रही है। पूरे घर में गद्दे, रजाई, सूटकेस, ड्रम, बोरियों में आलू प्याज, सूप, नए कपड़ों और साड़ियों के डब्बे, चाशनी, सने बर्तन, लड्डू और सेब के कनस्तर बिखरे पड़े थे। अर्चना का निठार शरीर से पसारा समेटने की शक्ति नहीं थी। वो अपने सूजे पैर ऊपर दीवार पर रख पस्त लेटी थी। कल सुबह अर्चना तिवारी संदन को इसी बिखरे हाल में छोड़ अरुण के साथ नागपुर निकल जाएगी। रसोई में काम कर रही धनिका के पास पहुंच उसने इतना ही कहा, मैं 1 घंटे में जरा आ रही हूँ। 10 मिनट बाद अर्चना उस वाटिका के सामने घाट की सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी। इतनी बड़ी धरती में कहाँ होगा वो? संसार के नक्शे के किस देश, राज्य, शहर के किस घर में मुझे भुलाकर रह रहा होगा? क्या उसके आंगन में भी अभी इस नदी में डूबते सूरज की लाली पड़ रही होगी? क्या वो कभी पलट कर मेरी तरह यहाँ नहीं आया होगा? क्या कभी उसने तिवारी संदन का नंबर आधा ही डायल करके नहीं छोड़ा होगा? एक आखिरी बार उन बाहों के घेरों में भी जी भर कर रो लेती जिस पर कभी अधिकार समझा था। हम दोनों को बिछड़े कितने दिन हो गए वासु। इस बीच शिवनाथ का कितना पानी बह गया, कितने सूरज डूब गए, कितनी सुंदरी शामें बरकरार सुरमय हो गई। अर्चना को यहाँ आकर लगा जैसे वासु से आखिरी मुलाकात कर रही है। देर तक नाखूनों से घाट की सूखी कई कुदरती बैठी रही, फिर एक झटके से जाने के लिए खड़ी हुई। आज हाथ खींचकर सीढ़ियों पर वापस बिठाने कोई न था। शिवनाथ के पानी में हाथ डाल नदी को अलविदा कहा, निकलती हूँ। अब मालूम नहीं है कि फिर कभी आऊंगी भी या नहीं। कल सुबह की ट्रेन है। इस बहते पानी का नमी हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ऊपर उड़ते आसमान की सिंदूरी आभा मेरे हृदय में अमिट है। शिवनाथ नदी कल भी इसी तरह निजर बहती रहेगी। शाम का ये नरम ललूछा सूरज मेरे बिना अकेला डूब जाएगा।
फिर घाट की सीढ़ियों को नजरों से दुलार कर मन ही मन कहा कि यदि वासु यहाँ आए तो बता देना कि मैं भी उसकी यादों के साथ यहाँ अकेली बैठी थी। अगली सुबह अरुण और रचना नागपुर के लिए निकल गए। धनिका अभी माँ पर रुकने का मन बना चुकी थी। जैसे जैसे बेटियों की जिम्मेदारी पूर्ण हो रही थी, माँ में अप्रत्याशित का बदलाव आ रहा था। वो अधिक स्नेहिल हो रही थी। धनिका के सुने आंचल और अस्वीकृत स्तर्य की पीड़ा देख विहाल हो जाती। देख बेटा, किस्मत के आगे किसी की नहीं चली। बच्चा न होने के लिए जिम्मेदार कड़ी से जीवन साथी का रूखा व्यवहार सामान्य घटना है। आदमी की वजह से औरत माँ नहीं बन पाती तो वो भी पति से नाखुश रहती है, लेकिन संग रहने के लिए मजबूर होती है। आदमी के पास शारीरिक बल, सामाजिक महत्ता और पैसों की ताकत है। तेरी दादी ने मेरी 4 बिटियां होने के बाद कितना दोष दिया। बाबा की दूसरी शादी करवाने की धमकी मैं चुप झेलती रही। हाँ, तेरे बाबा ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। कट गए वो दिन भी। संजय का व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। श्रद्धा की शादी में इस बार माँ ने अपनी आंखों से संजय की बेरुखी को देखा था। वो धनिका का दर्द महसूस कर सकती थी। लगातार 4 बेटियों पैदा करके वो दुनिया की नजरों में कितनी दयनीय बन गई थी उसे मालूम था। हर झसकी के बाद माँ में इतनी हिंसा आती कि महीनों शर्म से घर से नहीं निकलती थी। लोगों की आंखों में अपने लिए सहानुभूति देख शर्मिंदगी होती। धनिका ने अब तक जितनी दुनिया देखी उसमें इतना समझ आया कि इंसान को बस वही चाहिए होता है जो उसके भाग्य में नहीं है। जो हासिल है वस्तुतः वह अपनी कीमत खो देता है। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।